नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट 2023 के लिए सीडीपी यानी कि बाल विकास एंड पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सीडीपी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख पहली वीडियो है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ साथ प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक का क्या सुनिश्चित कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, वंचित समूह और हाशिए पर यानी कि गरीब तबके से और ऐसे परिवार के बच्चों की बात की जा रही है जो कि अभी तक मुख्य धारा में नहीं आए थे, तो उनके संस्कृति को और उनकी भाषा को पाठ्यक्रम में जब शामिल किया जाता है तो इस माध्यम से टीचर क्या करना चाहता है। ध्यान से समझिएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। सहानुभूति वर्ड कहीं भी दिख जाए तो वो अधिकतर केस में निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि सहानुभूति जब आप किसी से दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उस अगले बंदे में निगेटिविटी आ सकती है कि मैं इस समाज से अलग हूं, इसीलिए लोग मेरे से सहानुभूति दिखा रहे हैं, इस वजह से यहां पर निगेटिव हो जाएगा। पहला विकल्प देखिए, शिक्षा में समानता। आपको लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से समझिएगा। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी को शिक्षा में समानता का अधिकार दे दिया गया है। तो यहाँ तक तो ठीक था कि प्रत्येक बच्चे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी लिंग हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान शिक्षा का अधिकार है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार। ये केवल विद्यालय आने तक था, लेकिन विद्यालय में जो टीचर है वो भी तो कहीं ना कहीं भेदभाव कर सकता है, क्योंकि वहां कानून तो बस बना दिया गया कि हाँ सभी लोग समान होंगे, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर से स्कूल में भेजा जाएगा। लेकिन स्कूल के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा होगा वहां पर भी तो जरूरी है ना कि वहां पर साम्यता हो। साम्यता का मतलब क्या होता है? इसे अंग्रेजी में इक्विटी बोलते हैं, यानी कि हिस्सेदारी। यानी कि जो वंचित समूह और हाशिए समूह से आया हुआ बालक है उसकी कक्षा में हिस्सेदारी जरूरत है, उसे भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाना चाहिए अन्य बच्चों के द्वारा, तभी वह उस माहौल को एक्सेप्ट कर पाएगा और उसमें जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उसको कंफर्टेबली एक्सेप्ट करते हुए अधिगम को अर्थपूर्ण कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि शिक्षा में साम्यता होना चाहिए, यानी कि जो वंचित और गरीब तबके से आया हुआ बालक है उसकी भी हिस्सेदारी कक्षा में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में विद्यार्थी गणितीय संक्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? गणितीय संक्रिया की बात की जा रही है। जब भी गणित में कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो उसे हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं, जिसे हिंदी में गणितीय वैकल्य या फिर वैफल्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। स्वालीनता का मतलब क्या हो गया कि बच्चा अपने में ही लीन है, यानी कि कक्षा में बच्चों के साथ वो घुल मिल नहीं पा रहा है, बल्कि वो अपने में लीन है, वो दूसरों से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, अपने में ही लीन है, उसे स्वालीनता बोलते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। आलेखीय वैफल्य, इसे डिस्ग्राफिया बोला जाता है, यानी लेखन में अक्षमता जब होती है, लिखने में अगर प्रॉब्लम होता है बच्चे को तो उसे डिस्ग्राफिया या फिर हिंदी में आलेखीय वैफल्य बोलते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पठन वैफल्य, जिसे अंग्रेजी में डिसलेक्सिया बोलते हैं, यानी पढ़ने में, पढ़ करके उसका अर्थ समझने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे डिसलेक्सिया यानी पठन वैफल्य बोलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो मेन कैरेक्टर था, जो बच्चा था, आप लोगों ने देखा होगा, उसको बी और डी में अंतर नहीं समझ में आता था। यानी कि क्या है ये बच्चा इस अल्फाबेट को पढ़ करके इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है, यही तो होता है पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया। ठीक है, पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया की बात की जा रही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रश्न में हमसे गणितीय संक्रियाओं में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा गया, तो ये गणितीय वैफल्य होता है जिसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? प्रश्न निगेटिव सेंस में है तो उत्तर भी निगेटिव वाला ही होगा। ठीक है, श्रव्य बाधित विद्यार्थी है यानी कि जो सुन नहीं सकता। और कैसी कक्षा है? समावेशी कक्षा है। समावेशी का मतलब क्या हो गया कि चाहे बच्चे में किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का अधिगम विकार क्यों ना हो, सबको एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाने को ही समावेशी शिक्षा कहते हैं, यानी सबको साथ लेकर के चलना। ठीक है, तो उसमें सामान्य बच्चे भी होंगे और एक ऐसा बच्चा है जो कि सुन नहीं सकता है, तो ऐसे बच्चे को उस कक्षा में सबके साथ पढ़ाने
के संदर्भ में कौन सा निगेटिव होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला विकल्प दिया गया वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। उपशीर्षक इसे हम लोग सब टाइटल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यूट्यूब में अगर आप कोई वीडियो देखते होंगे तो नीचे उसको किसी अदर लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी में वीडियो है तो अंग्रेजी में सब टाइटल लिख करके आता है, उसे उपशीर्षक बोलते हैं। वो इसलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए कोई बच्चा सुनने में असमर्थ है या फिर उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, तो एटलीस्ट वो जो सबटाइटल लिख करके आ रहा है अंग्रेजी को पढ़ करके वो समझ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि यूट्यूब वीडियो या फिर कक्षा में जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो सुन नहीं पा रहा है, लेकिन जब वो टाइटल देखेगा, लिखा हुआ देखेगा, तो कहीं ना कहीं उसको समझ सकता है। तो ये उस बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव है लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करना। अब इसका मतलब क्या होता है? आपने एक टर्म सुना होगा अंग्रेजी में, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में समग्र भौतिक प्रक्रिया बोलते हैं। यानी कि जो कुछ भी मैं मौखिक तरीके से पढ़ा रहा हूं उसका अपने बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि प्राइमरी में जब बच्चों को कविता पढ़ाई जाती है, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो बच्चे को कविता बताते बताते जो टीचर होता है वो एक्टिविटी भी करता है अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। जैसे कि जब मोटा शब्द आएगा तो अपने दोनों हाथों को फैला लेगा मोटापे को दिखाने के लिए। जब हाथी शब्द आएगा तो अपने केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा करेगा। इससे होता क्या है कि बच्चे संकेतों के माध्यम से समझ पाते हैं, भले वो सुन नहीं रहा है क्योंकि बच्चा दृष्टि श्रवण बाधित है, सुन नहीं रहा है, लेकिन कम से कम संकेतों को देख करके वो समझ पाता है कि हाँ किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। ये भी तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है उस जो नहीं सुन सकता है बालक उसके लिए, क्योंकि कम से कम संकेत तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव सेंस में, लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना। यानी कि बच्चे को बोल करके तो बताया ही जा रहा है, साथ ही साथ चित्रों के माध्यम से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो चित्र, भले बच्चा श्रवण बाधित है, इस मौखिक संप्रेषण को नहीं सुन सकता, लेकिन चित्रों को तो वो देख करके समझ सकता है ना, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा बच्चे के लिए। लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, संप्रेषण हेतु यानी कम्युनिकेशन के लिए मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। देखिए, एकमात्र, एक ही, यहीं, ही, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये पूरे विकल्प को संकुचित कर देते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बच्चा श्रवण बाधित है, सुन नहीं सकता। जब सुन नहीं सकता तो आप केवल मौखिक तरीके से उसको क्यों बता रहे हैं? वो मौखिक तौर पे वो सुन ही नहीं पाएगा। जब सुन नहीं पाएगा तो इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो ये विकल्प कहीं ना कहीं निगेटिव है। और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी की योग्यता के जाने बगैर उसके बारे में एक आम अवधारणा बना लेना, ये होता है पूर्वाग्रह। मतलब कि आप किसी बंदे को बस देखे हुए हैं, उसके कपड़े मान लीजिए मैले कुचैले हैं, तो आप उसकी योग्यता के बारे में नहीं जानते, फिर भी आप उसके बारे में एक आम अवधारणा बना लेते हैं कि हो सकता है अगला बंदा मैले कुचैले कपड़ा पहना हुआ है, यानी ये पढ़ा लिखा नहीं है। आप उसकी योग्यता के बारे में नहीं जान रहे थे, लेकिन अपने मन में एक धारणा बना लिए कि हो सकता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रह। यानी कि बिना किसी की योग्यता जाने उसके बारे में एक अपने माइंड में उसके बारे में एक संरचना बना लेना, एक इंफॉर्मेशन सेट तैयार कर लेना, इसी को बोला जाता है पूर्वाग्रह। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, बच्चे को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध, चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। यंत्रवादी का मतलब मशीन की तरह बच्चा रटने पर जोर दे रहा है, तो उसको तो चुनौती देने की बात की जा रही है ना, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों ये कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि रटते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव सेंस में। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वाग्रहों का उजागर कर सकता है, यानी कि ये निगेटिव सेंस में प्रश्न है, और जो निगेटिव वाला विकल्प होगा वही हमारा उत्तर होगा। तीसरा विकल्प देखिए, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। अधिगम कठिनता यानी कि जिनको सीखने में कुछ प्रॉब्लम है, जो सीखने में कठिनता महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यथोचित समायोजन, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सबकी जरूरतों को ध्यान रखना होता है। क्योंकि समावेशी कक्षा होने की वजह से उसमें अधिगम विकार वाला बालक भी है, शारीरिक विकार वाला बालक भी है, बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है, बहुत कमजोर बालक भी है। तो सबकी जरूरतें अलग अलग होंगी और इसलिए सबको समायोजित करके लेकर के चलना होगा। यहां पर देखिए, अधिगम कठिनता यानी कि अधिगम अक्षमता की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है समावेशी कक्षा है तो उसको समायोजित करना ही होगा। तो यह पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। अगला विकल्प देखिए, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी
अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में। निपुणता उन्मुखी कहने का मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज में मास्टरी अचीव करने के सेंस में बच्चे को इंटरनली मोटिवेट करने की बात की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि बच्चे जब मोटिवेट होते हैं, आपने तत्परता का नियम पढ़ा होगा कि तत्परता का नियम क्या होता है कि बच्चा जब किसी काम को खुद से करने के लिए तत्पर होगा तब उसका अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से हो सकता है। ये थॉर्नडाइक ने बताया था। और बच्चा खुद से तत्पर कब होगा? जब वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा। इंटरनली मोटिवेटेड कब होगा? जब बच्चा उस कार्य में रुचि ले रहा होगा। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसलिए ये पॉजिटिव सेंस में प्रश्न चूंकि निगेटिव पूछा गया था, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। लिंग के आधार पर क्या होता है कि पहले लड़कियों को अलग कॉलम में, लड़कों को अलग कॉलम में बैठाया जाता है। जाति के आधार पर एक विशेष, आप लोगों ने कई बार देखा होगा सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में, कि किसी विशेष जाति को पीछे एकदम बैठाया जाता है या फिर उसको पानी छूने से रोका जाता है। इस प्रकार कई बार न्यूज में आपने देखा होगा। तो ये क्या है? ये टीचर अपने मन में पूर्वाग्रही तो बना रहा है। आर्थिक श्रेणी की, आर्थिक श्रेणी कहने का मतलब कि कोई बहुत गरीब बालक है तो उसको अलग उसके तरीके से व्यवहार करना, उसको अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये सब क्या है? ये निगेटिव सेंस में है। ये निगेटिव सेंस में, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अभिसारिक सोच को सीखने के लिए, अभिसारिक नहीं बल्कि अपसारिक सोच को बढ़ावा देना होता है सृजनात्मकता के लिए। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए। बच्चे को शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती है ताकि वो केवल परीक्षा पास कर ले, बल्कि जो कुछ भी वो सीख रहा है वो अपने जीवन में उतार पाए, अपने समाज के लोगों के द्वारा जब वो व्यवहार करेगा तो उसको परिलक्षित कर पाए। ये इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा की जहां पर भी बात की जाएगी वो विकल्प हमेशा निगेटिव हो जाएगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के सम्मेलन में। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि विशिष्ट उपलब्धि वर्ग कहने का मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक क्वालिटी की बात की जा रही है, कि उसी क्वालिटी से जुड़े हुए ग्रुप की बात की जा रही है। देखिए समाज में ऐसा नहीं है कि सभी एक ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग आर्थिक स्थिति है, अलग अलग सबका मानसिक स्थिति है। तो कैसे आप विशिष्ट उपलब्धि के सम्मेलन की बात कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल एक तरीके से अलग ग्रुप बनाने की बात हो गई, जो कि निगेटिव सेंस में है। इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने में। देखिए सृजनात्मकता का मतलब ही क्या होता है कि मौलिक यानी कि कुछ नया करेंगे तभी तो क्रिएटिव होगा। अब कोई एक मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप अपना कुछ नया मौलिक तरीका अपनाते हैं तभी तो आपको क्रिएटिव बोला जाएगा कि हाँ आप क्रिएटिव तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो मौलिकता जहां पर दिखेगी वो सृजनात्मकता से डायरेक्टली जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? बच्चों की सहभागिता यानी बच्चे को भी कहीं ना कहीं उस कक्षा में पार्टिसिपेट कराना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है। तो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है बच्चों के वार्तालाप द्वारा। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए कक्षा में बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो क्या वो सहभागिता ले रहे हैं कक्षा में? नहीं, वो तो बिल्कुल अकेले शांत बैठे हुए ना। लेकिन जब एज ए टीचर मैं बच्चों से कुछ वार्तालाप करूंगा, कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो कम से कम बच्चा मेरे प्रश्नों का जवाब देगा। यानी इससे कक्षा क्या हो रहा है? इंटरेक्टिव बन रहा है। इंटरैक्टिव कब बनेगा? जब बच्चा उस कक्षा में सहभागिता दिखाएगा। यानी ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, अध्यापक के संवेगों द्वारा। संवेग यानी इमोशंस की बात की जा रही है। अब देखिए कक्षा में बच्चे शांत बैठे हैं, तो कई बार क्या होता है, टीचर क्या होता है कि उनको बिना कुछ बोले भौं को ऊपर की तरफ उठाता है, तो बच्चे देख करके समझ जाते हैं कि हाँ टीचर गुस्से में है और वो पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं। ये संवेग क्या था? वो टीचर का इमोशंस ही तो है कि वो गुस्सा प्रकट कर रहा है अपने फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से। यानी संवेगों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं बच्चे की सहभागिता कक्षा में बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया। तीसरा देखिए, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। यह भी बात बिल्कुल सही है। अब ऐसा नहीं है कि कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो 50 अलग अलग रहेंगे, नहीं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चा जब ग्रुप में एक्टिविटी करता है तो वो ग्रुप में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाता है, क्योंकि उन्होंने एक टर्म दिया था MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। कोई भी एक अदर पर्सन जो कि मेरे से थोड़ा भी ज़्यादा जानता है, जब मैं उससे इंटरेक्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं उससे कुछ नया सीख सकता हूं। और यहीं जब बच्चे सकारात्मक परस्पर संबंधों को स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नया चीज़ सीखते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंस में हो गया, हमारा उत्तर होगा।
चौथा विकल्प देखिए, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, यानी कि जबरदस्ती बच्चे को एक तरीके से बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो ये विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बच्चों के लिए स्व अनुशासन की बात करते हैं, उनको अलग से अनुशासित करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बच्चे जो होते हैं प्राइमरी लेवल के बच्चों की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर किसी भी नए चीज़ को सीखने के संदर्भ में। तो बच्चे में जो रुचि है, आपको बस उस रुचि को जागृत करना है, उस जिज्ञासा को बनाए रखना है। क्योंकि जब बच्चा किसी काम में रुचि लेगा तो उसके वजह से, रुचि की वजह से वो उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है उस काम को करने के लिए। तो जब बच्चा किसी काम में बिजी हो जाएगा अपने रुचि की वजह से, तो कहाँ वो इनडिसिप्लिन होगा? वो तो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा ना, यानी खुद से प्रेरित हो जाएगा अनुशासन में रहने के लिए। यानी बच्चे को बाहर से अनुशासन देने की आवश्यकता ही नहीं है। और कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि जबरदस्ती बच्चे को अनुशासन में लाए, वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में सीखेगा, ना कि बाहर से कोई उस पर प्रेशर डालेगा। इसलिए ये निगेटिव हो गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, देखिए 1, 2, 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? ध्यान से समझिएगा। बच्चा अगर कक्षा में फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वहाँ के विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है। क्योंकि बच्चे सीखने के लिए रुचि वो लेते हैं, जिज्ञासु होते हैं। अब बच्चे अगर असफल हो रहे हैं, यानी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो टीचर है, वो सही विधि से बच्चे को नहीं पढ़ा पाई है। क्योंकि बच्चा तो जानने के लिए इच्छुक था, लेकिन सही विधि ना होने की वजह से बच्चा नहीं सीख पाया। इसमें पूरी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट की गलती होती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। बच्चे की योग्यता में कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। जो भी विकल्प बच्चे को कम योग्य बताए, बच्चे को कमजोर बताए, वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगर बच्चे में कोई कमी भी है शारीरिक रूप से या फिर अधिगम अक्षमता है, तो बच्चे की कमी को ध्यान में रखते हुए टीचर को उसको कैसे भी करके सिखाना ही है। अगर कमी रहते हुए भी बच्चा असफल हो जा रहा है तो सीधे तौर पर यह फेल्योर होगा उस टीचर का, उस स्कूल मैनेजमेंट का। तो कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि बच्चे को कमतर आके उसकी योग्यता पर सवाल उठाए, उनकी योग्यता को कम बताए, वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। देखिए, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। जरूरत किसकी है? बालकों की है, ना कि विद्यालय की। बालक केंद्र में है तो बालकों की जरूरतों को ही तो ध्यान में रखा जाएगा। ये विद्यालय की क्या जरूरत है, उसे क्या मतलब है? तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि बालक केंद्रित शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, बल्कि विद्यालय केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है। पहला विकल्प देखिए, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण हेतु है। यानी कि सामर्थ्य, यानी कि कौन बच्चा कितना सीख पा रहा है, कौन नहीं सीख पा रहा है, बस इनमें अंतर करना, यह कहा जा रहा है कि ये स्कूलों का अस्तित्व इसीलिए है कि वो बच्चों में विभेदीकरण कर पाए, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन अच्छा बालक है, कौन कमजोर बालक है, कौन तेज बालक है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, क्योंकि एज ए स्कूल मैनेजमेंट, एज ए टीचर, मेरी जिम्मेदारी ये कतई भी नहीं है कि मैं बच्चों को बहुत कमजोर बहुत तेज में बांटूं। क्योंकि कमजोर भी है और तेज भी है, या फिर किसी भी प्रकार का बालक है, आज समावेशी कक्षा में सबको साथ लेकर के चलना है। आप कभी भी उसको अलग से ग्रेडिंग नहीं दे सकते कि तुम ए ग्रेड के बालक हो, तुम बी ग्रेड के बालक हो, तुम सी ग्रेड के बालक हो। नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर विभेदीकरण करने वाला जो भी विकल्प दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। यह विकल्प बिल्कुल सही है, विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। आज हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। अगर एक माता के 2 जुड़वा बच्चे हैं, फिर भी उनमें अंतर देखने को मिलता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। इसलिए एक बच्चा दूसरे बच्चे के समान गति से सीख ही नहीं सकता है। और स्कूल क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं कि वो सबको एक ही तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेज है तो प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग होगी। हो सकता है कोई बच्चा अधिगम अक्षमता से जूझ रहा है। आप लोगों ने तारे जमीन पर मूवी देखा होगा, उसमें सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है बच्चे का, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ये थी कि वो डिसलेक्सिया से जूझ रहा था। वो कैरेक्टर्स को पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था, अल्फाबेट को पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था। तो उसकी विशेष जरूरत, यही बोला गया कि विविध गतियों, यानी कि सभी बच्चे तो अच्छे तरीके से सीख पा रहे थे, लेकिन वो बच्चा, उसके सीखने की गति कम थी। तो वहां का जो स्कूल मैनेजमेंट था, उस पिक्चर में जो दिखाया गया, वो सही से उस बच्चे को ट्रीट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो बच्चा असफल हुआ। यही बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। प्रासंगिक यानी कि रिफरेंस लेते हुए किसी से जोड़ करके बताने की बात की जा रही है, और अर्थपूर्ण यानी कि जो कि बच्चा अच्छे ढंग से सीख पाए, इसके लिए क्या आवश्यक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और संप्रत्यय को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया है, अच्छे से रट लेना। रटना, याद करना, ये जितने भी शब्द होते हैं वो पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। रटना अगर आपने देख लिया, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा निगेटिव ही होगा। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। ज्यों का त्यों, देखिए बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि कॉपी करने के लिए बच्चे थोड़ी बने हैं। आज बच्चा कॉपी कर लेगा, अपने कॉपी में देख करके लिख लेगा, लेकिन वो नया कहाँ कुछ सीखा, क्योंकि अधिगम की परिभाषा ये कहती है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। बच्चे ने लिखना सीखा ही नहीं, क्योंकि वो प्रयास ही नहीं किया, वो तो सिर्फ कॉपी किया है ना, उसे सिर्फ नकल कहते हैं, ना कि प्रयास कहते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। देखिए कोई भी एक ऐसा विकल्प जिसमें परिभाषा की बात की जाए प्राइमरी के लिए, वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे या फिर कहानी के माध्यम से सीखेंगे। बच्चे को आ करके अगर आप परिभाषा बताने लगे, डिजिटल बोर्ड का ये परिभाषा है, न्यूटन के नियम का ये परिभाषा है, तो बच्चा उसको नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि बच्चे जो कुछ भी अपने परिवेश में देखते हैं, मूर्त अवस्था में देखते हैं, मूर्त अवस्था में देखी हुई चीजों को और अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। और परिभाषा क्या होता है कि इसमें जो कंटेंट जो बच्चे को बताया जाता है वो उनके लिए अमूर्त हो जाता है, इसलिए बच्चे इसको ठीक ढंग से नहीं सीख पाते हैं। तो जो भी विकल्प परिभाषा की बात करेगा वो हमेशा निगेटिव होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके पढ़ाना। यह विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे के जीवन से जोड़ करके पढ़ाएंगे, यानी बच्चा अपने जीवन में उस वस्तु को कभी ना कभी देखा होगा, जब देखा यानी मूर्त हो गया। अब मूर्त चीजों को सापेक्ष मानते हुए जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं उन वस्तुओं को प्रत्यक्ष तौर पर देखने की वजह से वह उससे कोरिलेट कर पाते हैं और उन चीजों को अच्छे ढंग से सीख पाते हैं और उनसे रेफरेंस ले पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। असफलता के भय को, यानी कि बच्चे में ये डर बैठ गया है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो इसको दूर करना क्यों जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, बच्चे का जो इमोशन होता है वो बच्चे के अधिगम को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। अब अगर इमोशन यानी कि संवेग निगेटिव होगा तो उसका जो अधिगम होगा वो निगेटिव तौर पर प्रभावित होगा, यानी उसका लर्निंग जो होगा वो निगेटिव तौर पर प्रभावित होगा। और अगर संवेग पॉजिटिव है तो उसका जो लर्निंग है वो पॉजिटिव तौर पर प्रभावित होगा। यहां पर देखिए असफलता, ये क्या है? असफलता का भय। भय क्या है? यहां पर निगेटिव इमोशन है, इस वजह से उसका जो लर्निंग है, अधिगम है, वो निगेटिव तौर पर प्रभावित हो जाएगा अगर इसको दूर नहीं किया गया तो। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। कहा यह जा रहा है पहला विकल्प कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। बच्चों के भय को संभालना ही क्यों है? बच्चे में भय होना ही नहीं चाहिए। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया गया है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो बच्चे डर रहे हैं, क्योंकि बचपन में तो सभी डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, कोई चीज से डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें विकास होगा ही नहीं। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये तो बिल्कुल निगेटिव है। एज ए टीचर आप जब बीएड बीटीसी करते हैं तो आपको बाल विकास में बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास भी पढ़ाया जाता है। संवेगात्मक यानी कि बच्चों के भावनाओं को किस प्रकार से, भावनाओं का बच्चों में किस प्रकार से विकास होता है, यह पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि बच्चे का जो संज्ञान है, उसकी भावना, उसके इमोशन, उसके भावों से पूरी तरीके से प्रभावित होता है, इसलिए यह पढ़ाया जाता है। और यहां पर यह विकल्प क्या कह रहा है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आपको ट्रेनिंग ही यह दी गई है कि बच्चों के इमोशंस के अनुसार उनके संज्ञान का विकास किया जाए, और आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने की बात करें तो यह तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चे असफल होंगे ही होंगे। अधिगम की परिभाषा यह कहती है कि प्रयास के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। अब बच्चा जब प्रयास करेगा तो उसकी दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो सफल होगा या तो असफल होगा। तो ये तो स्वाभाविक हिस्सा हो गया ना लर्निंग का, सीखने का। इस वजह से ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि पुरस्कार यानी कि पुरस्कार आप कैसे देंगे? बाहर से ही देंगे, और बाहर से जो कुछ भी वस्तुएं बच्चे को दी जा रही हैं वो सीधे तौर पर एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करती हैं, ना कि इंटरनल का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिसमें अभी नैतिकता नहीं है, 3 से 4 साल का बच्चा। उससे आप बोल करके देखिए कि
कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, वो दौड़ करके भाग करके जाएगा, आपको एक गिलास पानी ला करके देगा और बोलेगा अब मुझे चॉकलेट दीजिए। आपको क्या लगा कि वो आपके कहने पर गिलास का पानी लाया था? नहीं, वो लाया था पुरस्कार के लालच में, चॉकलेट के लालच में। अब अगले दिन भी आप बोलिए, फिर वो चॉकलेट की लालच में आपको पानी ला करके देगा। लेकिन ऐसे ही प्रक्रिया आप 10 दिन करते रहिए। 10 दिन के बाद 11वें दिन कभी ना कभी उस बच्चे का जो मन है वो चॉकलेट से भर जाएगा। जब उसका मन चॉकलेट से भर गया, यानी कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद आप लाख कहते रहिए कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा, क्योंकि वो ला रहा था उस पुरस्कार के लालच में। अब उसमें, उसके मन में उस पुरस्कार को लेकर के कोई लालच बची ही नहीं, इसलिए अब वो पानी नहीं लाएगा। यानी कि जो एक्सटर्नल वस्तुएं बच्चे को दी जाती हैं पुरस्कार के तौर पर, वो कभी ना कभी सैचुरेटेड हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद बच्चे को वो मोटिवेट नहीं कर पाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छिड़ होती है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो कम हो जाता है इस पुरस्कार की वजह से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।